जय हिंद प्यारे दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। और स्पेशली आज की ये वीडियो क्लास 11th का आपका जो हिंदी इलेक्टिव का सब्जेक्ट है, जिसे हम हिंदी ऐच्छिक भी बोलते हैं, इसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली बच्चों। क्योंकि आज हम बात करेंगे हिंदी का आपका जो मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है बच्चों, जैसे कि आपको पता है 7 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, तो इस दिन के पेपर के लिए हम लोग इस वीडियो में एक सैंपल पेपर को देखने वाले हैं, और वो भी बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करके। ठीक है, और आज का ये जो पेपर है बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मिड टर्म के एग्जाम के लिए। क्योंकि सबसे पहले तो आपके मिड टर्म के पेपर के लिए आपके हिंदी की सैंपल पेपर की एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और साथ ही आपको पता भी चल जाएगा कि आपका हिंदी का पेपर कैसा आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी क्वेश्चन हमने इस पेपर में लिया है, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे समझेंगे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके मिड टर्म के पेपर में पूछे जा सकते हैं, जिसके आने के भी चांसेस हैं। ठीक है ना, तो वीडियो को पूरा देखना, हर एक क्वेश्चन का आंसर भी बहुत अच्छी तरह से आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए पेपर के पैटर्न को अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा देखें, तो पेपर आपका 3 घंटे का आएगा और ये रहेगा 80 नंबर का। ठीक है, बाकी पेपर का पैटर्न तो देखो बहुत ही सिंपल सा है। कैसे सर जी? क्योंकि पेपर आपका ना 2 खंड में डिवाइड है। ठीक है, एक है खंड आ और दूसरा है खंड बा। अब कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे सभी में ये भी देख लीजिए। तो आपका जो खंड आ रहेगा, ठीक है, खंड आ, इसमें आएंगे 48 वास्तुपरक प्रश्न, जिसमें से आपको 40 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। यानी कि टोटल जो है वो आपके 48 एमसीक्यूज आएंगे आपके सेक्शन ए में। ठीक है, जिसमें से आपको मात्र 40 के आंसर देने, क्योंकि एक जो काव्यांश वाला क्वेश्चन होता है ना, उसमें अथवा है, इसीलिए। ठीक है, फिर आपका खंड बा आ जाएगा, जिसमें कुल जो है 8 वर्णात्मक प्रश्न होंगे, जिसमें कि आपका अंतराल से जो क्वेश्चन आंसर है, दृश्य लेखन है, पत्र है, कार्यसूची, कार्यव्रत है, ठीक है, और सत्संग व्याख्या वगैरह, ये सभी आ जाएंगी। और इसमें सभी को पता है कि इसमें आपको अथवा यानी कि चॉइस भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पेपर को बेसिकली हम 2 वीडियो में समझेंगे। ठीक है, जो हमारी आज वाली वीडियो है, इसमें हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे ये बता देते हैं। सबसे पहले तो आपका जो खंड आ है, ठीक है, जिसमें आपटित गद्यांश ये करवा देंगे, काव्यांश वाले जितने बहुविकल्पीय प्रश्न है ये भी करवा देंगे, अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंधित जो आपके एमसीक्यू आएंगे वो भी करवाएंगे। ठीक है, अंतरा और अंतराल, इससे संबंधित जो काव्यांश और चैप्टर से जो एमसीक्यू आएंगे ना, वो भी आपको करवा दूंगा। ठीक है, और साथ ही आपका जो खंड बा रहेगा, इस पे हम व्याकरण वाला, जैसे कि दृश्य लेखन कैसे लिखना होता है, पत्र जैसे संपादक को लिखना होता है, और जो जॉब लेटर होता है उसके लिए भी, प्रतिवेदन, कार्यसूची और कार्यव्रत, इन सारी चीजों को आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। बाकी जो क्वेश्चन आंसर बच जाएंगे उसे हम पार्ट 2 की वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, सेकंड जो वीडियो आएगी उसमें क्वेश्चन आंसर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, ओके, आई होप कि आपको सारी की सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब एक और बात को बड़े ध्यान से सुनिए कि जब आपका 7 अक्टूबर 2023 को हिंदी का मिड टर्म का एग्जाम होगा, तो उससे पहले हम आपके लिए कम से कम 3 से 4 और भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे विद सॉल्यूशन के साथ में, ताकि आपके हिंदी के एग्जाम की जो तैयारी है वो और भी अच्छी हो सके। बस इसके लिए आपको करना क्या है बच्चों, अगर आप हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर से, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आज के इस पेपर का जो हमारा सबसे पहला खंड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं खंड नंबर ए है, जिसमें कि हमारे वास्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि टोटल जो है हमारे 48 एमसीक्यू होंगे, जिसमें से हमें 40 का आंसर देना होगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं और समझते हैं हर एक क्वेश्चन आंसर को बहुत अच्छी तरह से। देखिए, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि हमें ना एक गद्यांश दिया गया है, इसे ध्यानपूर्वक हमें पढ़ना है, और फिर इससे संबंधित हमारे सामने 10 एमसीक्यू आएंगे, हमें उनका आंसर देना है। ठीक है, अब आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं कि आप गद्यांश को कैसे और अच्छा करें, अच्छे से अच्छे नंबर लेके आए। देखो, पेपर जब आपको दिया जाता है, ठीक है ना, एग्जाम में, तो वो आपको 10 से 15 मिनट पहले दिया जाता है। ठीक है, तो उस टाइम आपको क्या करना है, अपनी पेंसिल उठानी है, और पेंसिल उठा के जो सबसे पहला आपका गद्यांश है, आपको उसे पढ़ना है, और पढ़ते हुए जो भी बातें आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं, आप उनको अंडरलाइन करते चलो, या जो सेंटेंस इंपॉर्टेंट लगता है आप उसको अंडरलाइन कर लो, और फिर एमसीक्यू को पढ़ना। मेनली जो आपका आंसर है वो उसी अंडरलाइन में मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि अभी मैं आपको एकदम
रियलिटी का एग्जांपल करके समझाने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैं भी आपको पढ़ के ही बताऊंगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा पहला वाला जो गद्यांश है वो दिया गया है यहाँ से लेके और ये कुछ यहाँ तक है, ठीक है। तो अभी हम इसे पढ़ेंगे, फिर देखना क्वेश्चन का आंसर एकदम कैसे मिलेगा, बहुत आसानी से आंसर मिलेगा हमें, ठीक है। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है कि सुचारित्र के दो सशक्त स्तंभ हैं, पहला है सुसंस्कार और दूसरा है संस्कृति, ठीक है। तो सत्य संगति है बेसिकली। सुसंस्कार भी पूर्व जीवन की सत्संगति व सत्कर्मों की अर्जित संपत्ति है, ठीक है। और सत्संगति वर्तमान जीवन की दुर्लभ विभूति है। जिस प्रकार कु धातु की कठोरता और कालिक पारस के स्पर्श मात्र से कोमल और कमीनता में बदल जाती है, ठीक उसी प्रकार कुमार्गी जो मनुष्य है जब ये सत्संगति में आता है तो इसकी आभा में परिवर्तन आता है, ठीक है। उसके बाद सतत सत्संगति से जो व्यक्ति हैं इनके विचारों को नई दिशा मिलती है। अच्छे विचार मनुष्य के अच्छे कार्यों से उन्हें कार्यों को करने के लिए प्रेरित करते हैं और वो करते भी रहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारे व्यक्तियों का इसमें जिक्र किया गया है, जैसे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा कि महाकवि टैगोर के पास बैठने मात्र से ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उनके अंदर का देवता जाग गया, ठीक है। अर्थात कि चरित्र से ही जीवन की सार्थकता है। एक चरित्रवान व्यक्ति समाज की शोभा होता है, उसकी शक्ति होता है। सुचारित्र से व्यक्ति का ही नहीं बल्कि समाज का भी सम्मान बढ़ता है, उसका विकास होता है। इससे राष्ट्र भी यशस्वी बनता है। उसके बाद विदुर जी की उक्ति अक्षरशः सत्य है कि सुचरित्र के बीज भले ही हमें वंश परंपरा प्राप्त हो या ना हो, लेकिन जो हमारा चरित्र का निर्माण है ये हम कैसे करते हैं, अपने बलबूते पर करते हैं, ठीक है। ये चीजें थी। और आनुवांशिक परंपरा, परिवेश, परिस्थिति केवल जो है वो लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं, उन्हें अर्जन नहीं करा सकते, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है कि व्यक्ति विशेष के शिथिल चरित्र होने से, यानी कि उसका चरित्र अगर खराब हो जाता है तो केवल उस पर ही संकट नहीं आता बल्कि पूरे राष्ट्र के चरित्र पर संकट आ जाता है, ठीक है। क्योंकि व्यक्ति एक पूरे राष्ट्र का घटक होता है। कैसे? अनेक व्यक्तियों से मिलकर एक परिवार बनता है और अनेक परिवारों से मिलकर एक कुल बनता है, लेकिन बहुत सारे कुल, बहुत सारी जाति, अनेकों अनेक जनजातियों के मिलने से एक राष्ट्र बनता है। तो हमने ये पढ़ लिया। अब समझिए इसके जो क्वेश्चन होंगे उसका आंसर हमें बहुत आसानी से मिल जाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा ये है बच्चों कि सुचारित्र से क्या तात्पर्य है। तो सिंपल सी बात है, जिस भी व्यक्ति का सच्चा चरित्र होगा उसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि गद्यांश के अनुसार समाज की शोभा और शक्ति कौन होता है। तो अभी अभी हमने देखा था भाई कौन होता है समाज की शोभा और शक्ति। ये देखो कहां गया, हाँ, एक चरित्रवान व्यक्ति समाज की शोभा होता है और उसकी शक्ति होता है। तो देखा हमने पहले उससे पढ़ा और पढ़ते हुए में उसका आंसर मिल गया ना, ठीक है। तो कौन सा होगा, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही आप तीसरा क्वेश्चन देख लो कि पूर्व जीवन के जो सत्संगति हैं, जो सकर्म हैं, इनके द्वारा अर्जित जो संपत्ति है इसे क्या बोला जाता है। तो इसको भी अभी हमने देखा था कहां पे, चलिए इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो यहां पे रहा कि सुसंस्कार यही पूर्व जीवन की जो सत्संगति है, सत्कर्म है, इसकी अर्जित संपत्ति है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि आप अंडरलाइन करते चलिए और आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही तो बताना जी हाँ। तो यहाँ पे बी राइट हो गया। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है कि कु धातु की कठोरता और कालिक की जो राख है ये किसके स्पर्श मात्र से कोमल हो जाती है, कमिनता में बदल जाती है। तो आइए समझते हैं कौन था भाई, वो था यहाँ पे आप देखेंगे पारस। किसके स्पर्श से बच्चों, पारस के स्पर्श मात्र से, ठीक है। तो आंसर आपको यही मिल गया। देखो इसलिए मैंने बोला ना कि अंडरलाइन करते चलो आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्या है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि क्वेश्चन फिफ्थ, चरित्र का जो निर्माण है ये किसके द्वारा होता है। तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि स्वयं के बलबूते पर, यानी कि स्वयं के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन 6 क्या है कि निम्नलिखित में से किसका उल्लेख गद्यांश में नहीं किया गया है। तो अभी हमने देखा था कि 3 व्यक्ति हैं जिनका उल्लेख किया गया था। कौन कौन से थे, पहले थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, महाकवि टैगोर जी और एक विदुर जी। अब जो हमारा चौथा नाम होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। और चौथा नाम क्या है यहाँ पे, चौथा नाम है प्रेमचंद, तो इनका उल्लेख नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन, अनेकों अनेक जो जातियां होती है, समुदाय जो होते हैं,
ये मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो अभी हमने देखा था किसका करते हैं बच्चों, एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। ठीक, आगे देखिए, लेखक ने इन लाइन के माध्यम से एक लाइन कही है कि चरित्र से ही जीवन सार्थक होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक सच्चा चरित्र जो है ये समाज में व्यक्ति को सम्मान दिलाता है और साथ ही एक अच्छे चरित्र से व्यक्ति भी सशक्त बनता है, समाज सशक्त बनता है और उसका राष्ट्र का भी निर्माण होता है। तो यानी कि ये दोनों ही कथन यहाँ पे सही हैं। ठीक है, 9वां क्वेश्चन क्या है कि पूरे राष्ट्र के चरित्र पर संकट कब उत्पन्न हो जाता है? तो अभी अभी हमने देखा था कि पूरे के पूरे राष्ट्र पर चरित्र पर संकट कब उत्पन्न होता है? जब किसी व्यक्ति का जो चरित्र है वो शिथिलत्र हो जाता है, यानी कि उसका चरित्र कुछ चरित्र में बदल जाता है, तब होता है ऐसा। यानी कि सी वाला राइट हो जाएगा। और सबसे आखिरी क्या है कि आनुवंशिक परंपरा, परिवेश, परिस्थिति ये व्यक्तियों को क्या देते हैं? ये सिर्फ व्यक्ति को प्रेरणा दे सकते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा था। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ना जो मैंने आपको बात बताई कि आपको जब 10 से 15 मिनट दिए जाए पढ़ने के लिए तो आप उसमें पेंसिल उठाओ और जो जो बातें इंपॉर्टेंट लगती है उसको देख लो और फिर आपको इजीली आंसर आपका मिल जाएगा, है ना? समझ गए? चलिए ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, जो कि एक पद्यांश यानी कि काव्यांश पर आधारित है और इससे संबंधित हमसे 8 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। पहले लिखा हुआ है, चिड़िया तू जो मगन, धरा मगन गगन मगन, फैला ले पंख जरा, उड़ तो सही बोली पवन। अब जब घोंसले से आई निकल, चल बड़ी दूर बहुत दूर जहां तेरे सजन। वृक्ष की डाल दिखे, जंगल ताल दिखे, खेतों में झूम रही थी धान की बाल दिखे। गांव देहात दिखे, रात दिखे प्रात दिखे, खुलकर घूमे यहाँ नहीं घर की घुटन। चिड़िया जो तू मगन, गगन मगन है धरा। राह से राह जुड़ी, पहली ही बार उड़ी, भूल गई गैल गली, जाने किस ओर मुड़ी। मुड़ गई जाने किधर, गई जिधर देखा उधर, देखा वहां खोल नयन, सुमन सुमन खिलता चमन। तो यहाँ पे चिड़िया जो है वो पहली बार अपने घोंसले से निकलती है और पहली बार आसमान की सैर करती है, तो वो उसने जो नजारे देखे हैं उसको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब यहीं से आएंगे हमारे क्वेश्चन, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि काव्यांश में कौन मगन है? तो अभी हमने देखा कि चिड़िया मगन है काव्यांश में। ठीक है, उसके बाद फैला ले पंख जरा, उड़ तो सही, यह कथन किसने कहा है? तो अभी अभी हमने देखा था बच्चों, ये कथन किसने कहा है कि फैला ले पंख जरा, उड़ तो सही बोली पवन, यानी कि ये कथन का है पवन, जिसे हम वायु या हवा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद खेतों में झूम रहा है। ठीक है, तो खेतों में भाई कौन झूम रहा है? कौन है भाई खेतों में झूम रहा है? जो कि वो है धान की बालियां। ठीक है, उसके बाद घर जैसी घुटन कहां नहीं है? तो कहां नहीं है बच्चों? पिंजरे में नहीं है, जैसा भी हमने देखा था कि यहां नहीं ऐसी घुटन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, चिड़िया जो है वो गैल गली क्यों भूल जाती है? क्योंकि बच्चों चिड़िया आज अपने जीवन में पहली बार उड़ी थी, इसीलिए वो गैल गली भूल जाती है, यानी कि वो अपने घोंसले की तरफ जाना भूल जाती है। छठा कि चिड़िया के घोंसले से निकल पाने का क्या कारण था? यानी कि चिड़िया अपने घोंसले से पहली बार निकल पाई, इसका क्या रीजन रहा? इसका रीजन ये था कि हवा के साथ उसकी पहचान का, हौसले और उसकी उड़ान का, विवाद घोंसले का निर्माण का। तो ऑप्शन नंबर पहला, हौसले और उसकी उड़ान का। ठीक है, जो कि किसने हौसला दिया था? उसको हवा ने दिया था। 7वां क्वेश्चन, कवि जो है वो चिड़िया को आंखें खोलकर क्या क्या देखने के लिए कहता है? तो सब्जियों की क्यारी, फूलों की फुलवारी, हाथी की सवारी या फिर नदियां न्यारी, क्या क्या देखने के लिए कहता है? तो आइए देखते हैं। यहाँ पे होगा बी वाला, फूलों से भरी फुलवारी। और उसके बाद सबसे आखिरी है कि गैल गली में कौन सा अलंकार है बच्चों? तो देखिए गा शब्द 2 बार आ रहा है, ला शब्द भी 2 बार आ रहा है, यानी कि ये अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो ये वाला भी आपका कंप्लीट हो गया। 3-4 मिनट लगे हैं, आई होप आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 ये कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे हमारे, अच्छा एक सेकेंड, इसमें ना आपका एक अथवा भी दिया हुआ है। अब इस अथवा को मैं देता हूं आपको होमवर्क के तौर पे, आप इसे पढ़ो, ठीक है, और इसे समझो, ये दिया हुआ है, और इसके जो क्वेश्चन है आप इसको खुद से अटेंड करो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आप इसको होमवर्क के लिए दिए मैंने। ठीक है, ये बेसिकली 8 नंबर का है आपका। एक तो मैंने आपको बता दिया, आप इस वाले को आप पढ़िए और इसके जो क्वेश्चन है आप उसको
आंसर करिए, ठीक है, अपने आप से प्रैक्टिस करिएगा। चलिए, अब यहां से शुरू होगा हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है हमारे एमसीक्यू, अभिव्यक्ति माध्यम, अंतरा और अंतराल के। चलिए, सबसे पहला है हमारा अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंधित एमसीक्यू है, जो कि कितने होंगे, 5 एमसीक्यू हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि जो संचार शब्द है इसकी उत्पत्ति किस धातु से हुई है, आपको ये बताना है। तो वो धातु क्या है, चर है, अचर है, मूल है या फिर तत्सम है। तो आप सभी को पता है किससे हुई है बच्चों, चर धातु से हुई है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन कि जो संचार प्रक्रिया होती है इसमें जब रुकावटें आती हैं तो उसे क्या कहा जाता है, शोर, कूटीकृत या फिर रुकावट। तो बच्चों को लगेगा अरे रुकावट आ रही है तो हो सकता है रुकावट ही होगा, बट ऐसा नहीं है, उसको बोलते हैं शोर। क्या बोलते हैं उसको, शोर बोलते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है कि जन संचार से प्रकाशित या फिर प्रकाशित होने वाली जो भी सामग्री है इसका नियंत्रण और निर्धारण कौन करता है, तो वो करता है संपादक। और संपादक को हम क्या बोलते हैं, प्रवक्ता बोलते हैं? नहीं। क्या ये श्रोता होता है? बिल्कुल नहीं। तो ये होता है द्वारपाल, यानी कि द्वारपाल ही जनसंचार में प्रकाशित और प्रकाशित होने वाली जो सामग्री है उसको नियंत्रित और निर्धारित करता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 4 आ जाता है कि सबसे पहली बोलती हुई फिल्म कौन सी थी और ये कब बनी थी। तो इतना तो हमें पता है बच्चों कि फिल्म का नाम क्या है, आलम आरा है। लेकिन अब हमें ये पहचानना है कि बनी कब थी। तो 1957 में या फिर 31 में। तो ये बनी थी बच्चों भारत की आजादी से पहले, यानी कि 1931 में। और क्या नाम है, आलम आरा, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो हमारी डायरी होती है ये किससे साक्षात्कार करवाती है, अर्थात जो हम अपनी डायरी लिखते हैं, ठीक है, वो हमें किससे मिलवाती है, किससे मिलवाती है, क्या समाज से, दूसरों से या फिर किसी से नहीं। तो ये हमें स्वयं से मिलवाती है, क्योंकि उसमें हम अपनी ही बातों को तो लिख रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज थी। तो ये वाले एमसीक्यू आपको समझ में आ गया ना अच्छे तरीके से। ये हो गया हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। इससे पहले मैं आपको आगे बताऊं कुछ चीजें यहाँ पे और आपको समझाता हूं। जैसा कि अभी अभी हमने एक एमसीक्यू किया था कि जो संचार शब्द है इसकी उत्पत्ति किससे हुई थी बच्चों, चर धातु से। अब इसका अर्थ समझिए। इसका अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना। बेसिकली जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में सूचनाओं का, विचारों का, भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं तब उसे संचार कहा जाता है, ठीक है। और जो अभी हमने एक पहली बोलती फिल्म के बारे में बात की, वो सिनेमा के बारे में बातें थी। तो ध्यान से समझिए, सिनेमा का जो उद्देश्य है वो लोगों को मनोरंजन देना भी होता है, ठीक है, उनको सूचना भी देना होता है, ज्ञान भी देना होता है, ठीक है। सिनेमा का जो आविष्कार का जो श्रेय है ये किसको जाता है बच्चों, थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, एमसीक्यू में आगे आपसे पूछा जा सकता है किसी पेपर में कि सिनेमा के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है, तो थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है, ठीक है। 1894 में सबसे पहली फिल्म बनी थी जिसका नाम था द अराइवल ऑफ ट्रेन, ठीक है। सबसे पहली फिल्म द अराइवल ऑफ ट्रेन। और जो मूक फिल्म थी उसका नाम था कौन सी थी, आलम आरा, ठीक है, आलम आरा, जो कि 1931 में बनी थी। और इस समय भारत जो है वो विश्व के हिसाब से देखा जाए तो फिल्म निर्माता के मामले में बहुत ही अहम रोल प्ले यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। कुछ बातें और ध्यान से समझिए कि डायरी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि डायरी क्या है। तो डायरी नॉर्मली क्या होता है, जैसे आपके पास में स्कूल से वो जो स्टूडेंट डायरी नहीं मिलती, वैसे एक डायरी होती है जिसमें आप प्रत्येक पन्ने पर 365 दिनों की या तो तिथियां लिखी हुई आती हैं या फिर आप खुद से लिखते हैं। उसमें कुछ खाली जगह छूटी हुई होती है जिसमें आप अपनी निजी बातों को, अपने जो डेली बेसिस के या फिर वीकली या फिर वीकेंड के जो भी आपके डेली बेसिस पे जो भी आपकी बातें होती हैं आप उसको उसमें लिखते हैं, ठीक है। डायरी क्या है, एक व्यक्तिगत दस्तावेज है जिसमें हम अपने घटित अनुभव, विचार, घटना, मुलाकात, जो भी हमने महसूस किया, जो कुछ नया हुआ, कुछ गलत हुआ, कुछ सही हुआ, कुछ अच्छा किया, उसके बारे में लिखते हैं। और ये हमें किससे मिलवाती है, ये हमें अपने स्वयं से मिलवाती है, ठीक है। तो ये कुछ अलग बातें रहीं जो मुझे लगा कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इनमें से एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंधित पहले तो मैंने आपको जो पेपर वाले एमसीक्यू बताए ये भी समझ में आ गए होंगे। और फिर मुझे लगा कि आपके पास पेपर के लिए टाइम भी कम है और आपको बहुत सारी जानकारी होनी भी चाहिए, तो इसके लिए मैंने आपको कुछ और भी एक्स्ट्रा नॉलेज दी, एमसीक्यू बताए, तो वो भी आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है।
और मेरी कोशिश यही रहेगी कि कम से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें बताऊं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे जो दो अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है, ये अंतरा भाग 1 से संबंधित आने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन 4 जो है ये काव्यांश से संबंधित जो एमसीक्यू आएंगे हमारे 6 एमसीक्यू उसके लिए होने वाला है। ठीक है, अब आप चाहो तो इस काव्यांश को यहाँ पे पढ़ सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, ये काव्यांश कवि देव जी के द्वारा रचित जो सपना कवित्त है इसे लिया गया है। इसका मतलब क्या है ये समझिए। इस काव्यांश का मतलब यह है कि जो नायिका है वो स्वप्न में बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उसे झूला झूलने के लिए आमंत्रण किया होता है। ठीक है, लेकिन उसकी अचानक से जब नींद टूट जाती है तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वो बहुत ज्यादा दुखी होने के बाद आंसुओं से बहुत ज्यादा रोती है, क्योंकि जो उसका संयोग कृष्ण के साथ में स्वप्न में होने जा रहा था उस निगूढ़ी नींद के उठने की वजह से क्या हुआ है, वो टूट गया है। ठीक है, संयोग अब वियोग में बदल गया है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, नायिका को सपने में किसका साथ प्राप्त हुआ? तो अभी आपको बताया भगवान श्री कृष्ण का। सेकंड क्वेश्चन कि जो नायिका है ये सपने में क्यों प्रसन्न थी? क्योंकि श्री कृष्ण के द्वारा नायिका को झूला झूलने के लिए आमंत्रण दिया गया था। ठीक है, उसके बाद तीसरा यह है कि सपना कवित्त का भाव सौंदर्य क्या है? तो भाव सौंदर्य यह है कि संयोग अवस्था जो हो रही थी वो वियोग में बदल जाती है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो मिलन होने जा रहा था वो वियोग में बदल जाता है। अर्थात यहाँ पे पहला दूसरा ये दोनों सही है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। ठीक है, क्वेश्चन 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पंच तत्व है? तो आप सभी को पता है हमारा ये जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन चारों से मिलकर बना है, यानी कि डी हमारा राइट है। और जैसा भी आपको मैंने बताया कि निगूढ़ी नींद, तो इसमें ये जो निगूढ़ी शब्द है ये किसके लिए क्यों उपयोग किया गया है? ये उपयोग किया गया निर्दयी। ठीक है ना। उसके बाद देव जी का जो पूरा नाम है क्या है? देव जी का पूरा नाम है देवदत्त द्विवेदी जी। ठीक है, तो ये हुआ हमारा यहाँ पे ये वाला एमसीक्यू कंप्लीट। तो काव्यांश से संबंधित आपके ये एमसीक्यू कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं आगे। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, ये गद्यांश से संबंधित रहेगा और ये भी आएगा 6 नंबर का। इस गद्यांश में क्या दिया गया है आइए से पढ़ते हैं। तो गद्यांश में लिखा है कि वह उठी, बच्चे के मुंह पर अपना एक फटा गंदा ब्लाउज डाल दिया और एक आधा मिनट सुन्न खड़ी रही। सुन्न खड़ी रहने के बाद वह बाहर के दरवाजे पर जाकर किवाड़ की आड़ से गली में निहारने लगी। 12 बज चुके थे, धूप अत्यंत तेज थी और कभी कभी एक दो व्यक्ति सिर पर तौलिया गमछा रखे हुए मजबूती से छाता ताने हुए फुर्ती के साथ लपकते हुए सामने से गुजर रहे थे जब वो गली में निहार रहे थे। यानी कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो आपका पैसेज है, ये लिया गया है दोपहर का भोजन कहानी से। ठीक है, अब क्वेश्चन समझिए कि दोपहर का भोजन ये जो कहानी है इसमें समाज के किस वर्ग का यथार्थ चित्रण है, यानी कि किस वर्ग का इसमें चित्रण किया गया है? तो पूंजीपति बिल्कुल नहीं, उच्च वर्ग भी नहीं है, इसमें निम्न मध्यम वर्गीय जो परिवार है इसका वर्णन है। ठीक है, कहानी का मुख्य पात्र यानी कि मुख्य चरित्र कौन है? तो हम सभी को पता है वो इस कहानी की, इस घर की महिला है और उसका नाम है सिद्धेश्वरी। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, जो रामचंद्र है इसका सबसे बड़ा बेटा, वो कौन सा काम करता है? मोटर मैकेनिक नहीं, लेखक नहीं है, खिलाड़ी नहीं है, वो एक प्रूफ रीडर है। क्या है? प्रूफ रीडर है। ठीक है, उसके बाद दोपहर का भोजन कहानी की सबसे मुख्य समस्या क्या है? तो आप सभी को पता है मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या है बेरोजगारी, क्योंकि उसमें जो मुंशी जी होते हैं उनकी नौकरी छूट चुकी होती है। बड़े बेटे को नौकरी मिलती है तो कम पे मिलती है, छोटा बेटा कुपोषण का शिकार है और एक जो पढ़ता लिखता नहीं है, ये चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि सिद्धेश्वरी अपने परिवार के हर एक सदस्य से झूठ बोलती है। तो सिद्धेश्वरी का झूठ बोलने के पीछे क्या मंशा होती है? क्या वो अपने बेटे को भ्रमित करना चाहती है? क्या वो अपना स्वार्थ साधना चाहती है? या फिर वो अपने परिवार में सद्भाव को बनाए रखना चाहती है? क्योंकि गरीबी का माहौल है, झूठ बोल के एक दूसरे के सामने पढ़ाई करके और झूठ बोल के जो है पूरे घर में समन्वय तालमेल बैठाए रखना चाहती है। ठीक है, तो सी राइट है। उसके बाद मुंशी जी तथा सिद्धेश्वरी की असंबद्ध बातों में कौन सा शामिल है? तो सबसे पहला,
जब वो खाना वगैरह खा रहे होते हैं तो मुंशी जी और सिद्धेश्वरी के बीच में बातें होती हैं, तो उनमें से कौन सी एक दूसरे से मिलती नहीं है? तो पहला तो ये मालूम होता है अब बारिश नहीं होगी, मक्खियां बहुत हो गई हैं, ये दोनों ही सही हैं, यानी कि जो सी वाला ऑप्शन है ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर वाला जो हमारा ये गद्यांश था इससे संबंधित भी हमने एमसीक्यू अपने कर लिए हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पे बात आती है अपने अगले वाले बुक की, जो कि है हमारी अंतराल भाग 1। इससे आएंगे हमारे 5 एमसीक्यू और आपका एक ही चैप्टर है बच्चों, हुसैन की कहानी अपनी जवानी। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। पहला क्वेश्चन ये है कि हुसैन की कहानी अपनी जवानी का जो पहला अंश है ये किससे संबंधित है? तो रानीपुर बाजार ये दूसरा है, पहला जो है ये बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल है। जब उसको उसके दादा की मृत्यु हो जाती है, वो दुख से बाहर नहीं निकल पाता है, फिर उसको जो है वो भेजा जाता है बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में, जहाँ पे इसके कुछ 5 6 दोस्त भी बनते हैं। वहीं पे कलाकारी इसकी पहली बार निकल के आती है, यही चीजें है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि अब्बा ने हुसैन को बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में क्यों भेज दिया? क्योंकि जब उसके दादा की मृत्यु होती है तो वो दादा की मृत्यु से बाहर नहीं निकल पाता है, शोक से बाहर नहीं निकल पाता है, इसीलिए इसको बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाता है। ठीक, निम्नलिखित में से लेखक का इनमें से कौन सा दोस्त नहीं है? तो इसमें से आपको बताना है कौन सा दोस्त उसका नहीं है। तो मोहम्मद इब्राहिम गोहर अली, श्याम, हामिद कंवर हुसैन, अब्बास अली फिदा, ये इनमें से कौन सा नहीं है? तो श्याम नहीं था। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन जो फोर्थ है बहुत ही अच्छा है कि हुसैन ने किन किन अवसरों पर अपने जन्मजात कलाकार होने का परिचय दिया? तो सबसे पहले क्या दिया था बच्चों? जब उसके क्लास टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर एक चिड़िया बनाई और हुसैन ने हूबहू सेम टू सेम वैसी ही एक चिड़िया अपनी स्लेट पर उतारी, तो उसके टीचर को लगा कि ये एक कलाकार बनाएगा बड़ा हो गया। दूसरा, गांधी जयंती के अवसर पर ब्लैक बोर्ड पर उसने गांधी जी का एक ऐसा पोर्ट्रेट बनाया जो मानो कि असल लग रहा हो, किसी बड़े पेंटर ने चित्रकार ने बनाया हो। ठीक है ना, तो यानी कि पहला दूसरा ये दोनों सही है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। और सबसे आखिरी क्वेश्चन है बच्चों कि हुसैन ने किस फिल्म का पोस्टर देखकर ऑयल पेंटिंग बनाने का विचार किया था? तो कौन सी फिल्म थी बच्चों? सिंघड़, सिंघड़ फिल्म थी वो बेसिकली। ठीक है, तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे इस तरह से आपका अंतराल भाग 1 से भी संबंधित जो आपके एमसीक्यूज थे वो भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब एक चीज बड़े ध्यान से समझिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि पहले हम खंड आ को देखेंगे, जितने 48 एमसीक्यू थे ये तो हमने देख लिए। अब खंड बा में जो हमारे बाकी के मैंने आपको बताया था दृश्य लेखन, कार्य सूची, कार्यव्रत, पत्र, आवेदन पत्र, इन सभी को देखेंगे। तो आइए अब हम खंड बा की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपका कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन है तो मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। हमारी जो इंस्टाग्राम की आईडी है, ठीक है, इंस्टाग्राम की आईडी वो चैनल के नाम से ही है, आप जाके उसको जरूर से सर्च करें। ठीक है, आप सर्च करेंगे जस्ट इस तरीके से, ठीक है, स्मार्ट और फिर इस तरीके से नॉलेज, ठीक है ना, पूरा लिखेंगे तो आपको चैनल के आइकन से एक आइकन मिलेगा, उसको जाके मैसेज करके पूछ लेना। और एक चीज कि जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है इसको जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि यहाँ पे हम आपको इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ अपडेट देते रहते हैं। ज्वाइन कैसे करोगे? तो आपको सर्च करना है JSK, ठीक है, 11th क्लास, इस तरीके से आपको सर्च करना है और एक आ जाएगा ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, या फिर आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन करना। बहुत से बच्चे ज्वाइन हो भी चुके हैं, उनको भी फायदा मिलता है, तो आप भी हो जाना। ओके, तो अब हम बात करते हैं बच्चों आज के इस पेपर के अपने दूसरे खंड की, जो कि है हमारा खंड नंबर 12, जिसमें कि हमारे वर्णात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। और टोटल कितने होंगे बच्चों? 8 होंगे। ठीक है, इन 8 में से 2 से 3 क्वेश्चन को तो अभी हम आज की इस वीडियो में देख लेंगे, बाकी आपके जो 5 6 क्वेश्चन बच जाते हैं उसको हम इस पेपर के पार्ट 2 वाली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अगर एक ही में समझा दिया तो कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा हो जाएगी और वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पे देखिए जो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 8 और 9 है, ये बेसिकली अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंधित क्वेश्चन है। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि इस किताब को कभी भी अंडर एस्टिमेट करने की गलती मत करना, क्योंकि इसमें से 20 से लेके 22 नंबर के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है कि हमें ना 2 शीर्षक दिए गए, 2 टॉपिक दिए गए हैं, इसमें से किसी भी एक टॉपिक पे हमें क्या करना है, एक दृश्य लेखन लिखना है 120 शब्दों में। अब देखिए दृश्य लेखन क्या होता है।
दृश्य लेखन बेसिकली एक ऐसा लेखन है जिसमें आपको जो भी टॉपिक दिया जाता है उसके बारे में आपने क्या देखा उसको अपने शब्दों में उतारना, लिखना होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको टॉपिक दिया गया है प्रातः काल का दृश्य, यानी कि सुबह का समय, आप सुबह क्या देखते हैं, ठीक है, आप क्या अज्यूम करते हैं वो बता देना है, या फिर में बता देना है कि विद्यालय के वार्षिक समारोह का दृश्य, यानी कि वार्षिक समारोह की शुरुआत कैसे होती है, परफॉर्मेंस कैसी होती है, लोग कहाँ कहाँ कैसे बैठे होते हैं, भाषण कौन कौन देने आता है, ठीक है, फिर आपको रिफ्रेशमेंट में क्या मिलता है, जो आपने देखा था ना, बस वही आपको लिखना है, सिंपल सा। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए देखिए एक चीज और बताऊं कि ये जो दृश्य लेखन है आएगा तो आपका 5 नंबर का, लेकिन इसमें से हर एक बच्चे को कम से कम 3 से जो 4 नंबर हैं ये तो बहुत आसानी से मिल जाएंगे, अगर आप लिखते हैं थोड़ा बहुत मिल जाएंगे आसानी से, ठीक है। लेकिन 1 नंबर जो है आपका पूरे 5 लेने के लिए आपके शब्द चयन को देखा जाता है, यानी कि आपने जो लैंग्वेज लिखी है वो 11वीं के स्तर की है भी या नहीं, क्योंकि आपके शब्द चयन जो है वो 9वीं या 10वीं के क्लास के जैसे भी देखने को मिलते हैं। इसीलिए अब मैंने टॉपिक लिया है बच्चों आपको समझाने के लिए, प्रातः काल का दृश्य। अब प्रातः काल के दृश्य में आपने जो भी लिखने वाले हो उसके छोटे छोटे ना की पॉइंट आपको पहले लिखने हैं। जैसे कि प्रातः काल सूर्योदय होता है, उसके बाद फिर सुबह होती है, सुबह होते ही मैं बाहर निकल जाता हूँ, मैं पार्क में जाता हूँ, पार्क में मैं लोगों को देखता हूँ, वो जो कार्यक्रम कर रहे होते हैं उनको देखता हूँ, फिर बारिश होती है, उसके बाद हम घर चले जाते हैं, ये है। ठीक है, तो लिखेंगे इस तरीके से कि प्रातःकालीन लाल सूर्य आकाश में छाए बादलों को लालिमा से रंग देता है, यानी कि जो सनराइज होता है वो मन को मोहने वाला होता है, ठीक है ना। इस समय पक्षी अपने घोंसलों को छोड़ने की तैयारी में होते हैं, क्योंकि वो उन्हें अपने बच्चों के लिए अपने लिए दाना को इकट्ठा करना है, ठीक है ना। पक्षियों की ये जो चहचहाट है ये एनवायरनमेंट में एक ऐसा संगीत उत्पन्न कर देती है जो लोगों के मन को बहुत भाता है। सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, जिसके कारण पेड़ पौधे झूम रहे थे, फूलों पर भ्रमर गुंजार कर रहे थे, यानी कि जो भौरे होते हैं वो एक तरीके से गाना जैसे गा रहे थे, फूलों से भीनी भीनी सी खुशबू आ रही थी, ऐसी खुशबू जो मन को छू जाती है। फिर मैं पार्क की तरफ गया तो मैंने पार्क में लोगों को समूह बनाकर व्यायाम करते हुए देखा, ठीक है। कुछ लोग तो व्यायाम कर रहे थे, कुछ लोग एक साइड बेंच पे बैठे हुए थे, 6 से 7 वर्ष की महिलाएं वो बैठकर तालियां बजा रही थी और भजन गा रही थी, ठीक है। पार्क के पैदल पथ पर, यानी कि जो रोड मैप होता है ना, पैदल जो जिसपे रनिंग वगैरह की जाती है, उस पे महिलाएं और पुरुष जॉगिंग कर रहे थे। लेकिन व्यायाम, जॉगिंग, संगीत, भजन, इन सभी के बीच में अचानक से बादलों की गड़गड़ाहट आती है, आसमान में गूंज उठती है और हल्की हल्की सी ठंडी ठंडी सी फुहार पड़ने लगती है, जिससे कि मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आने लगती है, ठीक है। उसके बाद जो लोग जॉगिंग वगैरह कर रहे थे वो सभी पेड़ की छाया में आ जाते हैं और बारिश के कारण सारी क्रियाएं बंद हो जाती हैं। जो बच्चे पार्क में खेलने आए थे वो भी बारिश को होता देखकर तेज कदमों से अपने घर लौट गए हैं और हम भी पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं। जैसे ही बारिश खत्म होगी हम भी घर जाएंगे और फिर लिखेंगे कट्टे टू। ये वर्ड आपको बहुत लिखना जरूरी है, नहीं तो आधा नंबर आपका कट जाएगा अगर आपने ये नहीं लिखा तो, ठीक है ना। कट्टू आपको जरूर लिखना है। तो लीजिए, जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया वो लिख दिया। अब जैसे मैंने यहाँ पे बारिश की बात बता दी तो आप ये बता सकते थे कि फिर हम सभी घर गए, घर जाके फिर हम स्कूल चले गए, कुछ ऐसे ही बता सकते हो। तो ये चीजें हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो दृश्य लेखन लिखना बहुत ही आसान है, बस आपको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज इन द सेंस की अपने विचार लिखने आने चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा आज का पहला क्वेश्चन, दृश्य लेखन। ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की। और ये जो प्रश्न है ये आपका 2 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें से पहला वाला देखिए का है, ठीक है, और ये आपका बेसिकली पत्र है 5 नंबर का, ठीक है। दूसरा जो है इसमें आपकी कार्य सूची है या फिर प्रतिवेदन है, ठीक है। और पत्र मैंने आपको बताया था 2 तरीके के होंगे, पहला रहेगा संपादक को पत्र, दूसरा आवेदन के लिए यानी कि जॉब के लिए, ठीक है। तो संपादक को क्या पत्र लिखना है कि महामारी के काल में जन जागरूकता की आवश्यकता है, यानी कि महामारी में जो ये पेंडेमिक चल रहा है इससे लोगों को हमें जागरूक करने की जरूरत है। इसके मामले में दैनिक समाचार पत्र का जो संपादक है इसे आपको पत्र लिखना है, ठीक है। तो पत्र लिखने का देखिए एक बेसिक सा फॉर्मेट आपको बताना हो, इसके लिए आपको जो है पहले नंबरिंग का देख लेना चाहिए, ठीक है ना। तो आपका जो फॉर्मेट होता है आपको 1 से लेके 1.5 नंबर जो है वो आपको लेटर के फॉर्मेट के मिल जाते हैं, ठीक है। अब फॉर्मेट में क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको
भेजने वाले का जो पता होता है, ठीक है ना, भेजने वाले का पता ये लिखना होता है। ठीक है, जैसे कि भेजने वाले कौन है, हम हैं, हमारा एड्रेस क्या है, परीक्षा भवन नई दिल्ली, कोड आपकी मर्जी लिखो या ना लिखो। दूसरी बात, हमें लिखनी होती है दिनांक। ठीक है, दिनांक लिखेंगे, और दिनांक ऐसे मत लिख देना जैसे कि 20/9/2023, ऐसे मत लिखना, गलत हो जाएगा। दिनांक लिखनी है पूरी पूरी 20 सितंबर 2023। और फिर तीसरे पे लिखना है कि किसको ये लेटर मिलेगा। ठीक है ना, आप भेज किसको रहे हो, तो प्राप्तकर्ता कौन है, संपादक नैतिक समाचार पत्र के, करोल बाग नई दिल्ली, ये उसका कोड है। ठीक है, लेटर का फॉर्मेट आपको समझ में आ गया। एक और चीज याद रखिएगा, फिर आपको इसमें विषय लिखना है और फिर महोदय से शुरुआत। विषय क्या है, महामारी के काल में जन जागरूकता की आवश्यकता के संबंध में पत्र है, महोदय, और सबसे आखिरी में लिखना है धन्यवाद भवदीय, इस तरह से। ठीक है, बाकी का आपका जो 3 नंबर है, 3.5 नंबर, वो आपके इसके अंदर का है। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे महोदय। मैं आपके प्रतिष्ठित यानी कि आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से देश के सभी नागरिकों का और अधिकारियों का जो ध्यान है वो महामारी काल में जन जागरूकता की आवश्यकता है, इसकी ओर दिलाना चाहता हूं। क्योंकि आज महामारी ने पूरे विश्व में तेजी से अपने पैर पसार लिए हैं और विश्व में एक स्वास्थ्य संकट बढ़ता जा रहा है। इस काल के वायरस से मरने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है, लेकिन न जाने अभी भी समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बीमारी को हल्के में ले रहे हैं। लोग सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जियां उड़ा रहे हैं। ठीक है, इस लापरवाही से उनको तो खतरा है ही बीमारी होने का, उनकी वजह से लोगों को भी खतरा है। ठीक है, अब देखिए, खुद को स्वस्थ रखना ही सबसे बड़ी आवश्यकता है। हम टीके लगवा सकते हैं, सुरक्षित दूरी अपना सकते हैं, मास्क पहन सकते हैं, बार बार हाथ धो सकते हैं, भीड़ में जाने से बच सकते हैं। ऐसी आदतों से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। इसीलिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा, अन्य सेवाओं से जो जानकारियां हैं वो हमेशा दी जाती रहती हैं, लेकिन लोग इनका पालन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां बढ़ती हैं, मृत्यु होती है, और ये जो वायरस है वो और लोगों को ग्रसित करता जा रहा है। आशा है कि आप मेरे इन विचारों को अपने समाचार पत्र में स्थान देंगे और लोगों और सरकार के साझा प्रयास के माध्यम से हम इस बीमारी की रोकथाम को सुनिश्चित कर सकेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट थे इसके बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका लेटर था जो कि संपादक को लिखना था। अब जो दूसरा लेटर है इसको देखिए। लेटर ये है कि एसएल पब्लिक स्कूल में टीजीटी हिंदी यानी हिंदी टीचर के लिए एक पद रिक्त है। विज्ञापन के अनुसार आपको अपनी योग्यता का विवरण देना है, और ये जो एसएल पब्लिक स्कूल है इसके प्रधानाचार्य को एक जॉब लेटर, एक आवेदन पत्र आपको देना है। तो आइए भाई, आवेदन पत्र कैसे लिखेंगे, तो वही सेम बात जो मैंने अभी आपको बताई थी कि पहले भेजने वाले का पता। तो कौन भेज रहा है, हम भेज रहे हैं, परीक्षा भवन, काकागा रोड, नई दिल्ली, ये। उसके बाद डेट लिखेंगे यानी कि दिनांक पूरी की पूरी लिखेंगे 20 सितंबर 2023। और याद रखिएगा, जो आपका ये आवेदन वाला पत्र होता है इसमें आपको भेजने वाले जो प्राप्तकर्ता होता है उसको लिखने से पहले आपको एक शब्द लिखना है, प्रति। प्रति का मतलब होता है कि जो आपने विज्ञापन दिया था उसी के जवाब में। ठीक है ना, तो प्रति किसके लिए है, प्रबंधक, करोल बाग, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे तो एसएल पब्लिक था ना, यहाँ पे करोल बाग नहीं आएगा भाई, एसएल पब्लिक स्कूल आएगा। ठीक है, कुछ मिस्टेक हो जाती है। उसके बाद विषय आ जाएगा टीजीटी हिंदी के अध्यापक हेतु आवेदन पत्र। महोदय, अब ना एक चीज मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ना इसमें से बस आपको 1 या 2 बातें चेंज करनी है। आप इसको पूरा का पूरा याद कर लो। कैसे, नैतिक समाचार पत्र में दिनांक 18 सितंबर 2023 को प्रकाशित विज्ञापन से यह ज्ञात हुआ कि दिल्ली के करोल बाग के पास में जो एसएल पब्लिक स्कूल है यहाँ पे टीजीटी हिंदी अध्यापक का पद रिक्त है, जिसके लिए मैं स्वयं को इस पद के उम्मीदवार के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यदि आप मुझे अवसर देंगे तो मैं अपना कार्य पूर्ण लगन से, परिश्रम से और निष्ठा से करूंगा। आशा है आप मेरे आवेदन पर ध्यानपूर्वक विचार करेंगे। मैं अपनी शैक्षिक योग्यताओं का, अपने कार्य का जो अनुभव है वो विवरण आपको इसी के साथ में दे रहा हूं। ठीक है, तो ये चीज है। अब देखो, जब आपका पेपर आएगा ना तो उसमें होगा क्या, उसमें केवल आपका जो एक टॉपिक है, जैसे टॉपिक क्या है, टीजीटी हिंदी अध्यापक, ये बदला हुआ रहेगा। चाहे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के मामले में आ सकता है,
ठीक है, कुछ भी आ सकता है। बस आपको ये जो आपका टॉपिक है इसको चेंज कर देना है, बाकी पूरी की पूरी जो बात है वो आप एज इट इज लिख सकते हो। इसके बाद लिखेंगे भवदीय। अब संलग्न में बताएंगे कि आप क्या क्या दे रहे हो, तो स्वीकृत शैक्षणिक तथा अन्य प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियां और पासपोर्ट आकार का फोटो। तो स्वीकृत में आप अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, स्थायी पता ये लिख देंगे। फिर शैक्षिक योग्यताएं, तो शैक्षिक योग्यता है कि भाई मैंने 10वीं की है सीबीएसई से 2015 में 80%, 12वीं की है मैंने सीबीएसई से 2017 में 90%, हिंदी ऑनर्स किया है मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से 2020 में 70%, कंप्यूटर कोर्स में किया हुआ है आईटीओ से 2021 में 95%, और हिंदी में पीएचडी की हुई है दिल्ली विश्वविद्यालय से 2023 में की थी 85% के साथ में। फिर यहाँ पे आ जाएंगी आपकी अन्य योग्यताएं, तो अन्य योग्यताएं आपकी ये आ जाती हैं, आप यहाँ पे देखेंगे। टीम वर्क मैनेजमेंट, पर्यावरण परामर्शदाता, पहले काम कहाँ पे किया है ये भी बताना है। तो राजकीय वरिष्ठ पब्लिक स्कूल में किया था, 10 साल तक मैंने हिंदी टीचर के रूप में। उपलब्धियां 2 बतानी है, जैसे राज्य स्तर पर 2016 में भाषण प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार, कविता लेखन में 2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये चीजें। अभिरुचियां, भाषा का ज्ञान, 2 व्यक्तियों का संपर्क, डेट और नाम, ये चीजें आपको बतानी है। ठीक है, और सबसे आसान तो ना संपादक वाला पत्र रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है लेकिन इसका ना एक बेसिक सा पूरा फॉर्मेट है जिसको अगर आप याद करोगे तो नंबर आ जाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये हमारे जो 2 क्या बोलते हैं, हाँ ये जो 2 पत्र थे, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, अब यहां पे बात होती है अगले पॉइंट की। ठीक है, जो कि हमारा खा वाला है, और इसमें क्या आएगा बच्चों, इसमें आएगा कार्यसूची और प्रतिवेदन। देखिए, राजकीय सर्वोदय विद्यालय सेक्टर 4 रोहिणी में सांस्कृतिक समिति की एक बैठक हुई है, आपको इसकी कार्यसूची तैयार करनी है, और महिलाओं पर होने वाले घरेलू उत्पीड़न के संबंध में एक जांच समिति बनाई गई थी, आपको उसका प्रतिवेदन बताना है। तो आइए एक एक करके हम समझते हैं। तो पहला पॉइंट क्या था, राजकीय सर्वोदय विद्यालय सेक्टर 4 रोहिणी में सांस्कृतिक समिति की बैठक के लिए कार्यसूची। ठीक है, तो कार्यसूची इस तरीके से बनाएंगे। फिर लिखेंगे बैठक कब हुई थी, तो बैठक हुई थी 25 सितंबर 2023 को, समय था प्रातः 11 बजे, स्थान था प्रधानाचार्य का कक्ष। अब कार्यसूची में आपको बताना है कि ये जो बैठक हुई इसमें क्या क्या कार्य हुए, ये आपको बताना है, क्या क्या कार्य होने वाले हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहला तो ये था कि समितियों के सदस्यों का स्वागत किया गया। पिछली बैठक जो हुई थी इसके बारे में बेसिकली विचार विमर्श हुआ। फिर विद्यालय के जो सांस्कृतिक विकास की स्थिति थी इस पे चर्चा की गई। फिर एक संस्कृति जो समिति बनाई गई थी, उप सांस्कृतिक समिति, इसका पहले तो बनाया गया था। ठीक है, उसकी रिपोर्ट की चर्चा की गई, एक और बनाई गई। फिर देखा गया कि जो बच्चे हैं इनको सांस्कृतिक विकास कैसे किया जाए। ठीक है, फिर उप संस्कृति के बारे में कहा गया कि इसकी जो मासिक रिपोर्ट है वो ली जाएगी ताकि बच्चों के बारे में, स्कूल की संस्कृति विकास के बारे में पता चल सके। खर्च के लिए इसके धन की आवश्यकता कहां से होगी इस पर विचार किया गया, और अंततः बैठक के सभी व्यक्तियों ने जलपान किया और फिर धन्यवाद ज्ञापन हुआ। और फिर लिख देंगे, देखिए हस्ताक्षर आपको राइट हैंड पे करवाने हैं। हस्ताक्षर सचिव विद्यालय संस्कृत समिति राजकीय सर्वोदय विद्यालय सेक्टर 4 रोहिणी। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी कार्यसूची, जो जो कार्य करने बस वो बताने थे। अब सेकंड जो है वो आता है कि महिलाओं पर होने वाले घरेलू उत्पीड़न से संबंधित कारण और उन्हें खत्म करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसका प्रतिवेदन, ठीक है, जिसका प्रतिवेदन निम्नलिखित है। तो प्रतिवेदन के लिए आपको क्या करना है, पहले तो कुछ सदस्यों के नाम बताने हैं। ठीक है, जैसे कि जो समिति बनाई गई इसमें श्रीमती राधा देवी जी सचिव थी, श्रीमती प्रीति देवी जी अध्यक्ष थी, श्रीमती मोहिनी देवी जी सदस्य थी, श्री कृष्णा जी सदस्य थे, श्री शिवम जी सदस्य थे। अब आप कहोगे कि सर जी आपने ज्यादातर यहाँ पे फीमेल्स का नाम क्यों लिया है, क्योंकि महिलाओं के उत्पीड़न की बात की गई है, तो समिति में सबसे मेन जो व्यक्ति रहेंगे वो महिलाएं ही रहेंगी। ठीक है ना, इसीलिए अब समिति में देखिए ये कहा गया कि नारी, जिसे आज हिंदू धर्म में आज या हमेशा से कभी दुर्गा तो कभी काली का रूप बताया गया है, लेकिन आज भी कई छोटे छोटे गांवों या कस्बों में महिलाओं के साथ उत्पीड़न और घरेलू हिंसाओं जैसी समस्याएं सामने आती रहती हैं। इसको रोकने के लिए हम निम्नलिखित प्रयास करेंगे। सबसे पहला, महिलाओं के साथ होने वाली हर तरह की हिंसा का सबसे पीछे जो कारण है, कहावत है एक, वो ये है कि उनका जन्म समाज में ही हुआ है, इसलिए समाज को ही उनमें सुधार लाने की दिशा में कदम करना हुआ, यानी कि वो केवल समाज का धन है, उसमें और कोई इंटरफेस नहीं कर सकता है। महिलाओं से संबंधित
जो भी मामले होते हैं इनकी रिपोर्ट की जांच करना, ठीक है, इनके न्यायालय में सुनवाई करना, जहां तक हो सके वो केवल फीमेल्स जो हैं उनके द्वारा ही, महिला पुलिस अधिकारी, महिला डॉक्टर या फिर जो महिला न्यायाधीश है इन्हीं को करनी चाहिए, क्योंकि कहावत है कि एक महिला का दर्द एक महिला ही समझ सकती है, ठीक है ना। इसीलिए पुलिस एवं प्रशासनिक जो मशीनरी है इसे और मजबूत बनाया जाए, ठीक है, ताकि सड़कों पर या फिर अन्य जगह पर महिलाओं के साथ में जो उत्पीड़न जैसी घटनाएं होती हैं ये नहीं होंगी, ठीक है। महिलाओं के प्रति समाज का जो एक नजरिया है हमें इसे बदलने की आवश्यकता है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका माता पिता और विद्यालय ये निभा सकते हैं, ठीक है। मौजूदा कानून प्रावधान जैसे कि घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013, इनको हमें महिलाओं को बताने की आवश्यकता है ताकि जो महिलाएं काम करती हैं वो जागरूक हो सकें, ठीक है। महिलाओं को शिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वे अपने सभी अधिकारों के बारे में जान सकें। हर 2 माह में हम जो भी सुझाव ऊपर दिए हैं इसकी समीक्षा करेंगे, फिर डेट, उसके बाद में हर एक व्यक्ति के हस्ताक्षर यानी कि नाम लिख देने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये जो प्रतिवेदन था ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो अब हमारे अगले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं, अभी मैं आपको इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 9th हो गया, 10th हो गया, 11th हो गया और ये आपका 12th हो गया, और एक और है 13th। इन सभी को पार्ट 2 की वीडियो में देख लेंगे हम, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन है वो रहेंगे हमारे क्वेश्चन आंसर वाले, ठीक है। वेल आपको क्वेश्चन नंबर जो 8 था ये वाला, हाँ, पत्र, कार्यसूची, प्रतिवेदन, ठीक, उसके अलावा आपको दृश्य लेखन, आई होप बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जैसा मैंने आपको बताया कि आपके लिए हम कम से कम 3 से 4 सैंपल वीडियो तो लेके आएंगे ही, ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी होंगे। इसके लिए एक ही चीज करनी है आपको, पहले तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल पे सेट कर देना। किस पे? ऑल पे, ताकि जब भी वीडियो आएगी तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, क्योंकि आपका जो एक लाइक है बच्चों, एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है बच्चों इस वीडियो को ऐसे ही और भी वीडियोस को बनाने के लिए। और दोस्तों को शेयर करो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना है कि जो सैंपल पेपर, जो क्वेश्चन आपको मैंने समझाया वो समझ में आया या नहीं, ठीक है। कुछ भी आपका सुझाव है, कुछ सुधार करना चाहिए मुझे, तो वो भी आप मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।